जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आज का दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है, नाग वंश के संस्थापक कौन थे? मध्य प्रदेश में नाग वंश के संस्थापक कौन थे, या मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नागवंश नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो नागवंश की स्थापना दूसरी शताब्दी के अंत में, दूसरी शताब्दी के अंत, तो मध्य प्रदेश में जो है नागवंश की स्थापना दूसरी शताब्दी के अंत में वृषनाथ के द्वारा की गई थी। वृषनाथ के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना दूसरी शताब्दी के अंत में वृषनाथ के द्वारा की गई थी। और ये कहां पर? विदिशा में की गई थी। तो ये याद रखना है, कहां पर? विदिशा में की गई थी। इसके बाद दोस्तों एक शासक आया था भीमनाग, और भीमनाग की अगर बात की जाए तो इसके बाद का एक शासक था भीमनाग। और भीमनाग ने जो है भीमनाग की अगर बात की जाए तो भीमनाग ने जो राजधानी है विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी। तो ये भी याद रखना है, जो भीमनाग की अगर बात की जाए तो भीमनाग ने जो अपनी राजधानी है विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी। और पद्मावती की जो पहचान है ग्वालियर से की जाती है। तो ये भी याद रखना है, पद्मावती कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। तो पद्मावती की जो पहचान ग्वालियर से की जाती है। तो मध्य प्रदेश में नागवंश की जो स्थापना है वृषनाथ ने की थी, कहां पर? विदिशा में की थी। और भीमनाग की अगर बात की जाए तो विदिशा से जो राजधानी है पद्मावती स्थानांतरित की थी। और पद्मावती कहां? ग्वालियर में स्थित है। तो ये याद रखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया? ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? तो इनका नाम याद रखना है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति है? तो याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी। तो ये याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति है जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनके द्वारा जो है 25 जुलाई 1977 को जो है राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली गई थी। और नीलम संजीव रेड्डी जी की अगर बात की जाए तो ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीते थे। राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीतने वाले जो है एकमात्र राष्ट्रपति, निर्विरोध चुनाव। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीते थे राष्ट्रपति जी का। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी है, ये भी याद रखना है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी जी है, जिनके द्वारा 25 जुलाई 1977 को शपथ ली गई थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है किस वंश के समय हुआ था? तो अगला जो तीसरे की अगर बात की जाए कि विदिशा में जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस वंश के समय हुआ था? तो ये भी याद रखना है, किस वंश के समय किया गया था। तो जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ की अगर बात की जाए तो एक हिंद यवन का एक शासक था, हिंद यूनानी शासक एंटियालकिट्स। तो जो हिंद यूनानी शासक था एंटियालकिट्स, और एंटियालकिट्स का एक राजदूत था, एंटियालकिट्स का राजदूत था हेलियोडोरस।
तो हम यहाँ देख रहे हैं विदिशा में गरुड़ स्तंभ की अगर बात की जाए तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो है हिंद यूनानी शासक था एंटियालकिड्स, और एंटियालकिड्स का एक राजदूत था हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस को जो है विदिशा भेजा गया था, विदिशा विदिशा भेजा था। तो जो एंटियालकिड्स जो हिंद यूनानी शासक थे, एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को कहा विदिशा भेजा था, और इस समय विदिशा में जो शासक था शुंग वंश का शासन था, शुंग वंश, और शुंग वंश का भी था, शुंग वंश का भागभद्र, शुंग वंश के शासक थे, भागभद्र का जो शासन था, तो भागभद्र का शासन था। तो जो हेलियोडोरस के द्वारा है विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था, और गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था जिसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो विदिशा में जब गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था तब किस वंश का शासक था, शुंग वंश का शासक था, और शुंग वंश के शासक थे भागभद्र। हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहाँ, विदिशा में किया गया, और गरुड़ स्तंभ का जो है खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और यह वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित था। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हिंद यूनानी शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा शुंग वंश के समय बनाया गया था, और शुंग वंश का शासक था भागभद्र, और गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो तात्या टोपे की अगर बात की जाए दोस्तों, तात्या टोपे जी एक स्वतंत्रता सेनानी है, एक क्रांतिकारी थे, जो जिन्होंने 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर व झांसी से किया था, ग्वालियर व झांसी वाले क्षेत्र से किया था। तो याद रखना है, तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर और झांसी से किया था। और इनके वास्तविक नाम की अगर बात की जाए तो इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग है, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा ग्वालियर और झांसी क्षेत्र से किया गया था। और तात्या टोपे को जो है जब बाद में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था तो इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो इनको याद रखना है, इनकी जो फांसी है शिवपुरी में दी गई थी, इनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी। इनके ही दोस्तों, इनके ही एक मित्र हुआ करते थे मानसिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया था, तो जिनके बाद इनको अंग्रेजों अधिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया था, तो इनको जो फांसी है शिवपुरी में दी गई थी। तो याद रखना है 1857 की क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर और झांसी क्षेत्र से किया। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और इनको फांसी कहाँ पर हुई थी, शिवपुरी में हुई थी। तो ये भी याद रखना है, फांसी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। मध्य प्रदेश में जो है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, और बुंदेलखंड का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। और यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, बुंदेलखंड के जो दतिया और ग्वालियर वाले क्षेत्र में एक बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, सिद्ध बाबा। तो ये याद रखना है, सिद्ध बाबा। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सिद्ध बाबा है, जो कि दतिया में स्थित है, और लगभग 1176 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है, जो कि महादेव पर्वत है, और महादेव पर्वत पर धूपगढ़ है। तो ये भी याद रखना है, महादेव पर्वत पर धूपगढ़ आ जाएगा, महादेव पर्वत पर धूपगढ़। मालवा के पठार में दोस्तों हमें 3 चोटी के नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहले एक आ जाएगी मालवा के पठार की अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है मालवा का पठार। तो यहाँ पर
3 चोटियों के नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा धजारी, धजारी, धजारी के बाद में सिगार, सिगार, और एक आ जाएगा जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव। तो जो मालवा के पठार की 3 प्रमुख चोटी है, धजारी, शिगार और जाना पाव, जिसमें सबसे ऊंची चोटी है सिगार आ जाएगी। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की पहाड़ी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, महादेव पर्वत श्रेणी पर, महादेव पर्वत पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो महादेव पर्वत और महादेव पर्वत पर धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर ही है, होशंगाबाद और पचमढ़ी में ही स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण 5 प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट की बात की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद।